साथियों नमस्कार। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, इसके अलावा काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पूरा गद्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के सभी पहलुओं को इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हमारी कोशिश होगी कि प्रतिदिन आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएं। यह उनके लिए भी उपयोगी हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा समय तैयारी में दिया है, उनके लिए भी उपयोगी हैं जो लोग विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई एमए का एंट्रेंस दे रहा है हिंदी का, कोई पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा है, तो उसके लिए भी उपयोगी हैं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर बीए की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश है कि जितने अति महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उसको क्वेश्चन के रूप में आपको पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी लोग हिंदी विषय से पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच आप चैनल को शेयर करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है, कोई नई सूचना आती है, तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में वह सूचना भेज दी जाती है और वीडियो का जो लिंक है उस लिंक को भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आगे न सिर्फ और बेहतर करने की योजना है कि जिससे एक कंप्लीट तैयारी आपको हिंदी की इस चैनल पर मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश है। तो शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है दोहा कोश के, अब यहाँ त्रुटि है लिखने में, लेकिन है दोहा कोश। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, सरहपा, पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देवसेन, आसुग कवि, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 66, 77, 64, 84। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 84। आप सब जानते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 है। 84 सिद्ध हैं और नाथ कितने हैं? 9 नाथ हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? आप जानते हैं कि हिंदी के विभिन्न आलोचक अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, स्वयंभू, गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवसेन। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की। बहुत महत्वपूर्ण है, देवसेन की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वह श्रावकाचार ही है। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिन धर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य, आसुग कवि, पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर होगा शालिभद्र सूर्य। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है इसके रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वैसे इसमें जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी न्यूनतम आपको इतने फैक्ट तो आने ही चाहिए। अगला प्रश्न है अवहट्ट को पुरानी हिंदी किसने कहा? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ट को या उत्तर अपभ्रंश को या अपभ्रंश की उत्तरकालीन जो अवस्था है उसको पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो ख्याति है, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो फैक्ट उनसे संबंध में पूछे जाते रहे, एक तो पुरानी हिंदी, इसके अलावा उनकी कहानियाँ जो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है पौम चरियू के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत, रोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू। स्वयंभू की पौम चरियू अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। और पौम चरियू अधूरी थी, यानी अधूरा था। इस उनके पुत्र स्वयंभू के जो पुत्र थे उन्होंने पौम चरियू को पूरा किया था। अगला प्रश्न है आसुग कवि की रचना है। ऑप्शन है उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास। तो आसुग कवि की जो रचना है ऑप्शन बी सही होगा, चंदन बाला रास। आप स्वयं से भी जब हम उत्तर बोलते हैं उसके पहले भी आप अपने मन में सोच लें, इससे आपका रिवीजन भी होगा। और जिसको नहीं पता है तो जब उत्तर बताएंगे तो आपको वो फैक्ट पता भी चल जाएगा। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ऑप्शन है आसुग कवि, ऑप्शन बी है रोडा, ऑप्शन सी है मुनिराम सिंह, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर होगा पाहुड़ दोहा का मुनिराम सिंह, यानी ऑप्शन सी। मुनिराम सिंह की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह पाहुड़ दोहा ही है। अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी है सुमतिगण, ऑप्शन सी है धनपाल, ऑप्शन डी है पुष्पदंत। तो इसके रचयिता हैं प्राकृत पैंगलम के ऑप्शन ए लक्ष्मीधर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? ऑप्शन है भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना। जो आदिकालीन हिंदी साहित्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अगला प्रश्न है चर्यापद, यहाँ भी अशुद्धि है, चार्यपद लिख उठा है लेकिन है चर्यापद। चर्यापद के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन है सरहपा, ऑप्शन बी है शबरपा, ऑप्शन सी है पुष्पदंत, ऑप्शन डी है शांतिपा। तो यह बहुत प्रसिद्ध रचना है शबरपा की। शबरपा ने चर्यापद लिखा। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है सरहपा, लुइपा, देवसेन, स्वयंभू। तो कौन है इसके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरहपा। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? कौन आलोचक है, कौन इतिहासकार है हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने वाला जो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानता है? ऑप्शन ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना, प्रथम रचना किसने माना? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन बी है देवसेन, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोमप्रभ सूर्य। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य की। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मेरुतुंग, धनपाल, देवसेन, स्वयंभू। बताइए आप लोग कौन है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरुतुंग। अगला प्रश्न है रेवंतगिरि रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमप्रभ सूर्य, विजयसेन सूर्य, जिन धर्म सूर्य, शालिभद्र सूर्य। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई सूर्य टाइटल वाला है तो चारों ऑप्शन आपको सोमप्रभ सूर्य, विजयसेन सूर्य, सभी सूर्य टाइटल वाले ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विजयसेन सूर्य।
अगला प्रश्न है महापुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हेमचंद, पुष्पदंत, धनपाल, सोमप्रभ सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 20 क्वेश्चन जो हम प्रतिदिन बनाने की कोशिश करेंगे, तो जितने क्वेश्चन आपको आपके सही हों या जितने क्वेश्चन आपको आते हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमारा उद्देश्य जो आरंभिक स्तर पर आदिकाल पढ़ रहा हो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से परिचित हो रहा हो, रासो साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति के बारे में परिचित हो रहा हो, वह भी यह समझ पाए कि दरअसल कौन सी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जानते हैं किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत अधिक अध्ययन से ज़्यादा आवश्यकता ये होती है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वे आपके दिमाग में अंकित हो जाएं। तो ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हम लोग और भी अच्छे कंटेंट चैनल पर ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम लोगों ने जो एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपको 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग हम लोगों ने देखा। आज उसके दूसरे पार्ट, उसका जो दूसरा भाग है 20 प्रश्न का, उसको पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और हिंदी पढ़ने वाले अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों के बीच चैनल को शेयर भी करें। हमारी कोशिश है कि आप वे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आंखों के सामने वीडियो के माध्यम से आवें जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य है कि प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन हो, और रिवीजन से आपको ये भी पता चलेगा, इन वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा, और ये न सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, या चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमए का एंट्रेंस होता है, जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस लेती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का एंट्रेंस होता है। तो ऐसी सभी परीक्षाएं जहां बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाते हैं, वहां ये वीडियोस, ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। हमने क्वेश्चंस को बनाते समय ये भी ध्यान रखा है कि कई बार कोचिंग संस्थान या वीडियो बनाने वाले लोग, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जो दिखने में बहुत कठिन लगेंगे, जो आपको चमत्कृत कर सकते हैं कि मैं इस फैक्ट को नहीं जानता। लेकिन हमारी कोशिश है कि पहले आरंभिक वीडियोज़ में वे प्रश्न आएँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं, महत्वपूर्ण जो पंक्तियां होती हैं, जैसे आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां, तो उन पर भी हम लोग प्रश्न बनाएंगे। आज शुरू करते हैं। शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, हेमचंद्र, पुष्पदंत। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन को देखते समय, हम लोग पहले उत्तर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखें और आप स्वयं से देखें कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। एक प्रकार से यह आपके लिए मॉक टेस्ट भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो इस रूप में भी देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। और यदि कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरह से और बेहतर बना सकते हैं हम लोग। तो कौन है शब्दानुशासन के रचयिता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है डय कुमार चरियू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है देवसेन, आसुग कवि, पुष्पदंत, लक्ष्मीधर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्पदंत। डय कुमार चरियू के रचनाकार पुष्पदंत है। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? यानी आदिकाल में
आप जानते हैं जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, तो उसमें नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 11, 7, 84, 9। तो कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9। 9 नाथ और 84 सिद्ध, बहुत प्रसिद्ध हैं, पूछा जाता है कई बार। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है और नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, किस आदिकालीन कवि को हिंदी का भवभूति कहा जाता है? ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन। तो कौन है हिंदी का भवभूत इसमें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पदंत। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धनपाल, देवसेन, मधुकर भट्ट, गोरखनाथ। तो इसमें कौन सही है? किसकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका? तो यह रचना मधुकर भट्ट की है, जय मयंक जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है विद्यापति, शालिभद्र सूर्य, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। तो कौन है इसमें संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता? तो संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता अब्दुल रहमान है, जिन्हें अद्दहमार नाम से जाना जाता है। ये कई बार परीक्षा संदेश रासक के संबंध में पूछे, परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, जरूरी है आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासो काव्य आलखंड नाम से प्रचलित है? कौन सा रासो काव्य आलखंड नाम से प्रचलित है? इसमें ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परमाल रासो। परमाल रासो जो है वो आलखंड के रूप में जानी जाती है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं, आप सब अवगत हैं। अगला प्रश्न है, खुमार रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है धनपाल, दलपत विजय, नरपतनाल, जगनिक। तो यह किसकी रचना है खुमार रासो? तो इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद किस कवि की रचना है? ऑप्शन है श्रीधर, अमीर खुसरो, धनपाल, भट्ट केदार। तो इसका सही उत्तर होगा रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। नायिका किससे संबंधित सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ऑप्शन है पद्मिनी, राजमती, शीलवती, शकुंतला। तो कौन है बीसलदेव रासो की नायिका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजमती। राजमती जो है वह बीसलदेव रासो की नायिका है। अगला प्रश्न है, गोरखबानी का संपादन किस आलोचक ने किया? कौन आलोचक है जिसने गोरखनाथ के, गुरु गोरक्षनाथ के जो ग्रंथ हैं उनका संपादन किया, उनको एक जगह इकट्ठा किया और उसका संपादन कार्य किया, संकलन संपादन किया? कौन किया? ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी में पहली पीएचडी किसी ने की है तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने। तो उन्होंने ही गोरखबानी का संपादन किया और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त। तो कौन मानता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार इसको भूल जाते हैं इस फैक्ट को और यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वे पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचयिता कौन हैं?
ऑप्शन है विद्यापति, शबरपा, जगनिक, हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यापति। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये दोनों रचनाएं विद्यापति की हैं। और इसके अलावा विद्यापति पदावली, पदावली भी जो है बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई पदावली के द्वारा विद्यापति को, तो वह रचना भी विद्यापति की है। अगला प्रश्न है नायिकाओं का नक्षिक वर्णन निम्न में कौन सी कृति नायिकाओं के नक्षिक वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन है संदेश रासक, राहुल वेल, कीर्तिलता, ढोला मारू रादुहा। तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल वेल। महत्वपूर्ण है, राहुल वेल जो है वो रोडा ने की कृति है। और इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह एक शिलांकित कृति है। यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी कृति शिलांकित है। अगला प्रश्न है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य। कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन साहित्य। आदिकाल में जो चरित काव्य हैं वे सर्वाधिक जैन साहित्य में लिखे गए। अगला प्रश्न है स्वयंभूकृत पौमचर्यू की विषय वस्तु क्या है। स्वयंभूकृत जो पौमचर्यू रचना है उनकी बहुत प्रसिद्ध, उसकी विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है राम कथा, जातक कथा, कृष्ण कथा, लोक कथा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम कथा। स्वयंभूकृत पौमचर्यू, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्न में कौन सी रचनाएं राम कथा से संबंधित हैं। और पौमचर्यू की खासियत है कि इसमें राम शब्द जो है वो शीर्षक में नहीं आता, इसलिए कंफ्यूज करने की संभावनाएं रहती। तो यह राम कथा से संबंधित है। अगला प्रश्न है परमात्म प्रकाश के रचयिता कौन है। किसने परमात्म प्रकाश लिखा। ऑप्शन है जोइंदु, मुनिराम सिंह, पुष्पदंत, स्वयंभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोइंदु। जोइंदु ने परमात्म प्रकाश की रचना की, यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन है मेरुतुंग, धनपाल, देवसेन, स्वयंभू। तो निम्न में कौन है जो जैन परंपरा का प्रथम कवि जिसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वयंभू। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन है महाकाव्य, चरित काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन एक खंड काव्य, क्योंकि जो संदेश रासक है वह किस रूप में प्रसिद्ध है, खंड काव्य। तो ये ध्यान रखें, यह ऑप्शन में नहीं दिया है, यह खंड काव्य के रूप में, संदेश रासक खंड काव्य के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। ऑप्शन है जयानक, जगनिक, चंदबरदाई, सोमप्रभ सूर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भट्ट हैं, कश्मीर के मूलतः रहने वाले थे और इन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई सुझाव हो आपका तो आप हमें बताएं चैनल पर। इसके अलावा आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप देखेंगे कि चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। हमारी कोशिश है कि एक तो हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए, तो आप में से जो भी लोग आज चैनल पर नए आए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि वे प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस देखें। वहाँ आपको पूरा एक कंप्लीट लगभग 100 प्लस जो वीडियो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आदिकाल पढ़ें तो आदिकाल के सवालों को लगाएं। अभी जो ये सीरीज़ हमने शुरू कर दी है इसको हम स्वयं से बना रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं और फैक्ट की एक किताब अपने पास रखें। और हम लोग एक सीरीज़ फैक्चुअल जो तथ्यात्मक इतिहास है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण, उसकी भी एक सीरीज़ हम लोग शुरू किए हैं, उसको भी करेंगे। इसके अलावा जीडीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा जिन्हें देना है
या भविष्य में जो एलिजिबल होंगे वे भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें आदिकाल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसमें आज आदिकाल का भाग 3 है और ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जहाँ जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ होते हैं, जहाँ हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसको बार बार आप लोग देखिए जब तक ये याद ना हो जाए। इसके पहले हम लोगों ने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और तो ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे परीक्षा की प्रकृति पता चलती है कि कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने उसको देखा, उसको बार बार देखिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं इसको आप चाहे टेस्ट के रूप में ले लीजिए, जैसे हम क्वेश्चंस बोल रहे हैं तो इसमें आप लोग आंसर खुद से बताइए। उसके बाद तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन आप लोग खुद से कोशिश करिए कि आपका कितना तैयार है। इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार आप लोग देखिए, पढ़िए, लगाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और आगे हम और अच्छे से अच्छी सीरीज़ को लेके आएँ जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आदिकाल में कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो इसमें बताइए आप लोग कौन है। तो इसमें आंसर 4 होगा, इसमें है दामोदर शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन डी सही था कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जिनदत्त सूर्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? तो इसमें बताइए आप लोग चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। आप लोग इसमें कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी चीज़ें तैयार हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो ये इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, सरहपा, स्वयंभू, चंद्रबरदाई, देवसेन। तो आप लोग बताइए इसमें क्या सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रबरदाई। और इनका जो महाकाव्य है उसका नाम पृथ्वीराज रासो है, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर कि निम्न में से कौन आलोचक विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आलोचक विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर कि किस आलोचक ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? किस आलोचक ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामवृक्ष वेनीपुरी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं वो विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग
कि विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को किस कवि ने नागिन की लहर कहा है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जुबान पे रट जाने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके तैयार रहते हैं तो मान लीजिए किसी भी परीक्षा में 4 ऑप्शन रहते हैं तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्योंकि ये सब ऑप्शंस में भी यही सब पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर कि विद्यापति पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को किस कवि ने नागिन की लहर कहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध त्रिलोचन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे कैमास वध का प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन सही हैं। विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पृथ्वीराज रासो। कैमास वध का प्रसंग जो है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि हिंदी काव्यधारा कृति के रचनाकार हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए है हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो हिंदी काव्यधारा कृति के रचनाकार हैं। अब ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गलत ही नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इसको इसलिए बार बार देखिए, रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे कि दोहा कोश का संपादन किस विद्वान ने किया है। तो दोहा कोश का संपादन किस विद्वान ने किया, आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीताम्बर दत्त वर्धवाल, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पर कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक सुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना शुक सुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त। तो इसमें ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो की रचना शुक सुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर कि किस आलोचक ने कहा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, ये इन्होंने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न किस रचना को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत नहीं रखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी कीर्ति लता। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में पृथ्वीराज रासो को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत नहीं रखा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि प्राकृतिका पाड़िन किसे कहा गया है। अभी बताइए आप लोग, प्राकृतिका पाड़िन किसे कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सभी परीक्षाओं में रिपीट होता है, जितनी हिंदी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं। तो बताइए प्राकृतिका पाड़िन किसे कहा गया है। चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लक्ष्मीधर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन सी यासुग, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, हेमचंद। प्राकृतिका पाड़िन जो है हेमचंद को कहा गया है, इसको आप लोग याद रखें, ये ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो इसमें ऑप्शन
चलिए सॉरी, इसमें देखिए पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खुमान रासो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन सी संदेश रासक, ऑप्शन डी उपदेश रसायन रास। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, संदेश रासक। पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है संदेश रासक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, और ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बैराट पुराण के रचनाकार हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी मुनि राम सिंह, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो बैराट पुराण के रचनाकार जो हैं वो गोरखनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे, कि श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राजशेखर सूर्य, सोमप्रभ सूर्य, देवसेन, स्वयंभू। तो श्री नेमिनाथ फागु की रचना किसने की है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजशेखर सूर्य ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि काल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन सी है आदिनाथ, ऑप्शन डी है सरहपा। बताइए आप लोग कि क्या काल ज्ञान निर्णय किसकी कृति है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मत्स्येंद्रनाथ की कृति है काल ज्ञान निर्णय। आप लोग को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कछुली रास के रचयिता हैं, तो कछुली रास के रचयिता कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी धर्मसूर्य, ऑप्शन डी प्रज्ञा तिलक। तो बताइए इसमें कछुली रास के रचयिता कौन हैं। तो कछुली रास के रचयिता हैं प्रज्ञा तिलक। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, जिससे आप लोग इसको देखिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जितने हिंदी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं जो भी आगे आ रही हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने सीरीज चलाई है, और आज ये आदिकाल का तीसरा भाग था। आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे सब डेली हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इसको एज अ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और आप इसको खुद देखिए, खुद आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि आपके कितने क्वेश्चंस तैयार हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को लगाया है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उनको बार बार देखिए, उनसे परीक्षाओं की प्रकृति पता चलती है कि किस परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमको कहाँ से देखना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बार बार देखिए, और आप इन क्वेश्चंस को देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले आप उसको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सबको लगाइए, ये आपके परीक्षा में ज़रूर सहायक होंगे, जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं हिंदी से रिलेटेड। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साथियों नमस्कार। आज हम लोग आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का आ चुका है। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको विभिन्न परीक्षाओं में मदद करेंगे। हमारी कोशिश है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के सहारे आपका रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक तरह से यह प्रैक्टिस सेट भी है। आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, या विभिन्न विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, एमए के एंट्रेंस, पीएचडी के एंट्रेंस, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी। अभी हमने आदिकाल से शुरू किया, और उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यानी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल
को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी हमारी बहुत सी योजनाएं हैं जिसको आने वाले समय में हम लोग अपलोड करेंगे। यूजीसी नेट को ध्यान में रख करके, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके आने वाले समय में वीडियोज़ अपलोड होंगे। अगला प्रश्न है, गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, मगही। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। गाहा या गाथा जो है यह प्राकृत भाषा का बोध इससे होता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। अगला प्रश्न है, का तरवर पंच विडाल यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है सरहपा, लुईपा, चंदबरदाई, देवसेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुईपा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय, कर्नल टाड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नल टाड। कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आलोचक विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं? आप जानते हैं कि विद्यापति को कुछ आलोचक श्रृंगारिक कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि मानते हैं और कुछ विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी श्रृंगारी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा? किसने कहा? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष वेनीपुरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की भाषा है? ऑप्शन है मैथिली, अवधी, अवहट्ट, डिंगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में पृथ्वीराज के पिता का नाम है? ऑप्शन है सोमेश्वर, जगनिक, सोमप्रभु, चंदबरदाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नबिलरा भयो है गुलाल, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, विद्यापति। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अब आप ध्यान से देखें तो पूरा आदिकाल में आदिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा जो लौकिक काव्य लिखे गए एवं अमीर खुसरो और विद्यापति से संबंधित प्रश्न आदिकाल में पूछे जाते हैं। इसलिए आवश्यक है इन सभी पहलुओं पर आप अगर नज़र रखेंगे तो आदिकाल के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है? ऑप्शन है शुक शुकी संवाद,
भृंग भृंगी संवाद, लोक संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भृंग भृंगी संवाद। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा? किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामोर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न में किस रचना को देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गंगा वाक्यावली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीर्तिलता। कीर्तिलता को विद्यापति कहानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? आप जानते हैं कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का भी प्रथम कवि और अवधी भाषा का भी प्रथम कवि कहा गया। तो कौन उन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि मानता है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, निराला। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, दो सुखने किसकी कृति है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, गोरक्ष विजय नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन है गोरखनाथ, विद्यापति, विश्वनाथ सिंह, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यापति। विद्यापति ने गोरक्ष विजय नामक नाटक की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? ऑप्शन है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, सरहपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ। मिस्र बंधुओं ने यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जो मिस्र बंधु नाम से लिखते थे, उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोम प्रभु सूर्य, धनपाल, धर्मसूर्य, प्रज्ञा तिलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मसूर्य। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूर्य हैं। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को देखा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी अच्छे क्वालिटी कंटेंट और भी जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, चाहे काव्यशास्त्र हो, उसको भी हम लोग कवर करें। और आने वाले समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ध्यान में रख करके और विभिन्न परीक्षाओं को डेडिकेटेड होकर के वीडियो बनाएंगे। कई लोगों ने कहा है कि कुछ स्ट्रेटजी के भी वीडियो बनाएं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन में आपको टीजीटी, पीजीटी और जीडीसी की तैयारी किस तरह से करें, उसको भी हम लोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों, इसका भाग 5 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 4 भाग में आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, उसे आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र एवं अन्य महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट सिलेबस में लगे होते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोशिश है कि उन सभी विषयों पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से उसको रिवीजन किया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए, पढ़ा जाए। और ऐसे तथ्य जो परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं, ऐसे प्रश्न बनाने की हमारी कोशिश है। यह एक तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट है, एक तरह से आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, और
हम लोग जो ये प्रश्न बना रहे हैं यह अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे गए हैं या जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रख करके यहाँ पे प्रश्नों को हम लोग बना रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हिंदी पढ़ने वालों के बीच, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ न सिर्फ यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और कई जगहों पर जहां बीए या एमए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए उपयोगी। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कवि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है माधव शंकर, मधुकर भट्ट, पंडित हरिमिश्र और जनार्दन झा। इसका सही उत्तर है पंडित हरिमिश्र। पंडित हरिमिश्र विद्यापति के गुरु थे। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कहा है? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। अगला प्रश्न है, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसत धूलि तनु भरई। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है जगनिक, विद्यापति, चंदबरदाई, देवसेन। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति की यह पंक्ति है विद्यापति पदावली में, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसत धूलि तनु भरई। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? ऑप्शन है, इनको अद्दहमाड़ भी कहा जाता। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्वान ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, राम वृक्ष वेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है। आप सब दोस्तों से एक अपील ये भी है कि आप सुझाव दें कि किस तरह के और वीडियोस बनाए जाएं, किस तरह के कंटेंट हम चैनल पर ले आएँ जिससे आपको सहायता मिले। वैसे तो हम परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आने वाले समय में और भी विविध कंटेंट ले आने की कोशिश है, लेकिन आप भी अपने तरह से सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरह का फ़ायदा इससे हो रहा है या कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बीरज की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ, मोह संसार की माया। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, चरपटनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ऑप्शन है ट ठ, अढ़ अढ़, ज्ञ त्र, र स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अढ़ और अढ़ जो है ये अपभ्रंश में ये व्यंजन नहीं थे। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है पुष्पदंत, अद्दहमाड़, हेमचंद, स्वयंभू। ऑप्शन बी है अद्दहमाड़, हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू। ऑप्शन सी है स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाड़, हेमचंद। ऑप्शन डी है हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाड़ और हेमचंद।
अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यह पंक्ति है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां। ये जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, इसमें आगे ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, किस भाषा से प्रभावित है, किस भाषा के साहित्य से? ऑप्शन है भोजपुरी से, बांग्ला से, मगही से, पाली से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्ला से। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम वृक्ष वेणीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी विद्यापति के संदर्भ में कहते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप है, किनके यहाँ? विद्यापति के यहाँ। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी कृति है? ऑप्शन है गोरखनाथ, मुनिराम सिंह, पुष्पदंत, विद्यापति। किसकी रचना है? तो यह गोरखनाथ की रचना है। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न किस रचना को देशभाषा काव्य के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन है बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीसल देव रासो को उन्होंने देशभाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, आदिकाल एवं भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किस रचनाकार को कहा गया है? ऑप्शन है हेमचंद्र, कबीरदास, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल एवं भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में जाना जाता है। कई बार कहा जाता है कि विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल पर खड़े थे। अगला प्रश्न है, हालाते कन्हैया किसकी कृति है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, रसखान, हेमचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो की कृति है हालाते कन्हैया। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया? ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, बिहारी लाल, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी, उसमें एक उपाधि अभिनव जयदेव की भी थी। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, संदेश रासक, परमाल रासो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, गणपत चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, क्योंकि यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। तो इस तरह आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को देखा आदिकाल के, और आदिकाल के लगभग जितने ज़रूरी फैक्ट थे वो 5 भागों में हम लोगों ने देख लिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भक्ति काल को शुरू करेंगे और उसमें एक एक करके भक्ति काल के उद्भव और भक्ति काल की जितनी धाराएं हैं, जिसमें निर्गुण में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा और सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कवि 4 कवि जिसमें कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और सूरदास को फोकस करके जो प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से बना करके उसको कई पार्ट्स में वो वीडियोज़ आएंगे। तो आने वाले समय में आपको भक्ति काल देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।